हेलो क्लास ट्वेल्थ, कैसे हो बच्चों आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो हमने स्टार्ट कर रखा है चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। ठीक है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के हम बिल्कुल आखिरी पड़ाव पे आ चुके हैं। अभी तक हमने क्या क्या देख लिया? अभी तक हमने देखा टाइफाइड, निमोनिया, मलेरिया, फिर उसके बाद अमीबाइसिस जिसको अमीबिक डिसेंट्री भी बोलते हैं, एस्केरिसिस, रिंगवॉर्म इन्फेक्शन और एलिफेंटाइसिस, ये सब हम देख चुके हैं। इसके अलावा मैंने आपको इम्यूनिटी के बारे में बताया, इनेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी, ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आज का जो लेक्चर है, आज के लेक्चर में हम देखेंगे कैंसर के बारे में। कैंसर आपने बहुत सुना होगा, है ना, और बहुत लोग की हर साल इसी वजह से डेथ होती है, कैंसर की वजह से। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है कैंसर, क्यों होता है कैंसर, कैसे इससे बच सकते हैं। बचने का रीज़न तो चलिए हाँ बताए देखेंगे, एनसीईआरटी ने बताया है प्रिवेंशन ऑफ कैंसर। और क्या ट्रीटमेंट होता है कैंसर का। अगर कैंसर आपको सही टाइम पे पता लग जाए तो आप बच भी सकते हैं। अगर सही टाइम पे आपको कैंसर पता नहीं लग पाया तो आपकी डेथ फिक्स है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एक बार। कैंसर, ठीक, चलिए एक चीज़ बताता हूँ। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो इस दुनिया में आया है वो जाएगा, है ना, उसका मृत्यु निश्चित है। अमर कोई नहीं है, वो अलग बात है, भगवान कृष्ण कुछ लोग को अमर करके गए हैं, है ना, उस पर ध्यान मत दीजिए। लेकिन जनरली यही होता है कि जो दुनिया में आया है उसका मरना निश्चित है, आज नहीं तो कल मरेगा मरेगा, एग्जैक्टली यही होता है। सेल में क्या होता है, सेल में कोई सेल है, ठीक है, अरे रे, कोई सेल है, सेल में होगा न्यूक्लियस और न्यूक्लियस में होगा डीएनए। तो सेल जो है, मान लीजिए सेल है, ये कुछ दिनों बाद डिवाइड करेगी, कुछ दिन के बाद इस सेल की डेथ हो जाएगी, डिवाइड की, फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद इसकी डेथ हो जाएगी। वो जो डेथ का जो टाइम पीरियड है या पर्टिकुलर जो डे है, वो डिसाइड कौन करता है? वो डिसाइड करता है डीएनए। कौन डिसाइड करता है? डीएनए। ठीक है, डीएनए को पता होता है कि इस सेल की डेथ कब होगी, है ना, डीएनए को पता होता है इस सेल की डेथ कब होगी। मान लीजिए कुछ ऐसा रीजन आ जाए, ये सेल मरना भूल जाए, ये सेल मरना भूल जाए, तब क्या होगा? तब क्या होगा? तब ये होगा, ये सेल कंटिन्यूसली डिवाइड करती जाएगी और मरेगी नहीं। और जब ये मरेगी नहीं, जब ये मरेगी नहीं तो ये बन जाएगी इमोर्टल, यानी कि अमर हो जाएगी। ये जाहिर सी बात है, जो मर नहीं रहा वो अमर है। जैसे ही अमर हुई वैसे ही हम इसको क्या बोल देंगे? कैंसर। ठीक है, या फिर कैंसरस सेल बोल देंगे। नहीं आया समझ में? नहीं आया समझ में? चलिए मैं बताता हूँ, देखिए। सेल का काम क्या है? डिवाइड करना दो में, ठीक है, दो में डिवाइड होगी। लेकिन भाई सेल कंटिन्यूसली डिवाइड करती जाएगी तो भाई हमारा शरीर फिक्स है ना। अगर जो सेल है कंटिन्यूसली डिवाइड कर रही है, क्या होगा? जाहिर सी बात है, ये हमारे मतलब कि ब्लड वेसल्स तक आ जाएंगे, हमें मतलब कि हमारे लिए हार्मफुल है। सेल का मरना भी तो जरूरी है, सेल मरेगी नहीं तो नई सेल कैसे बनेंगी, है ना। एरिया तो फिक्स है ना हमारा, हमारा जो बॉडी का शरीर है, जो मतलब कि जो हमारा जो हम जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हो तो फिक्स है। ऐसा थोड़ा कि सेल बढ़ के ऐसे निकल गई, ऐसे निकल गया, ऐसा थोड़ा हो सकता है। तो जो सेल है उसका मरना निश्चित होता है। अगर वही सेल मरना भूल जाए तो क्या करेगी? वो कंटिन्यूसली डिवाइड करती जाएगी, ठीक है। और उस सेल को हम क्या बोलेंगे? कैंसरस सेल। क्या बोलेंगे? कैंसरस सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे हम? कैंसरस सेल बोलेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो कैंसर क्या है? कैंसर क्या है? तो कैंसर को मैं सिंपल शब्दों में कहूँ, सिंपल शब्दों में कहूँ, कैंसर इज बेसिकली अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, ठीक है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, यानी कि सेल कंटिन्यूसली डिवाइड करते जा रही है। जब ऐसी कंडीशन देखने को मिले तो कह दीजिए वो क्या है? कैंसर है। ठीक, और सेल डिवीजन में भी माइटोसिस बोल दीजिए इसको। क्या बोल दीजिए? माइटोसिस। ठीक, कैंसर इज अ अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन या अनकंट्रोल्ड माइटोसिस। ठीक है, क्या होता है? क्या होता है? डीएनए के अंदर एक जीन है, डीएनए के अंदर एक जीन होता है, उस जीन का नाम है प्रोटो ऑन्कोजीन। क्या नाम है? प्रोटो ऑन्कोजीन, प्रोटो ऑन्कोजीन। ठीक है, हर सेल के अंदर
हर सेल के अंदर न्यूक्लियस में डीएनए के पास एक जीन होता है, उसका नाम है प्रोटोऑन्कोजीन। ठीक है, क्या नाम है? प्रोटोऑन्कोजीन। किसी कारण से, किसी भी कारण से अगर ये प्रोटोऑन्कोजीन ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो गया, प्रोटोऑन्कोजीन ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो गया, तब हम इसे कैंसर बोलेंगे। तब हम इसे क्या बोलेंगे? कैंसर बोलेंगे। इसी को क्या बोलेंगे? कैंसर बोलेंगे। इसी को क्या बोलेंगे हम? कैंसर। तो कैंसर है क्या बेसिकली? कैंसर इज बेसिकली कन्वर्जन ऑफ प्रोटोऑन्कोजीन टू ऑन्कोजीन। सिंपल शब्दों में ये बोल लीजिए। यानी कि कैंसर का जो जीन है वो सारे सेल के पास होता है। कैंसर का जो जीन है सारे सेल के पास होता है, लेकिन वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। कोई ऐसा केमिकल आ जाए या कोई भी ऐसा सब्सटेंस आ जाए जो प्रोटोऑन्कोजीन को ऑन्कोजीन में कन्वर्ट कर दे, तब कैंसर हो जाएगा। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है। और कैंसर है क्या बेसिकली? अनकंट्रोल्ड माइटोसिस। जब सेल मरना भूल जाए तो वही कैंसर है। जब सेल अगर मरना भूल जाए तो वही कैंसर है। या फिर डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बोल दीजिए सेल कैंसर इज बेसिकली अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन या माइटोसिस। ठीक है, क्या होता है? प्रोटोऑन्कोजीन ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे होता है? तो यहाँ पे कुछ सब्सटेंस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। उस सब्सटेंस को हम बोलते हैं कार्सिनोजन। उसको हम क्या बोलते हैं? कार्सिनोजन। कार्सिनोजन। कार्सिनोजन क्या है? कार्सिनोजन वो सब्सटेंस है जो प्रोटोऑन्कोजीन को ऑन्कोजीन में कन्वर्ट कर देता है। प्रोटोऑन्कोजीन को ऑन्कोजीन में कन्वर्ट करता है। उस सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? कार्सिनोजन बोलते हैं। इसमें आता है आपका बहुत सारे केमिकल हो सकते हैं। एक्सरे हो सकता है, एक्सरे की वजह से भी कैंसर हो जाता है। ठीक है, याद रखिए आपकी एक्स और एक्सरेज दोनों ही कैंसर कॉजिंग होती हैं। याद रखना ये चीज। ठीक है, जीवन का सत्य है, अपनी एक्स और एक्सरे से बच के रहिए, क्योंकि दोनों ही कैंसर कॉज कर सकते हैं। तो ठीक है, मैंने क्या बोला? कार्सिनोजन क्या है? कार्सिनोजन वो सब्सटेंस है जो प्रोटोऑन्कोजीन को ऑन्कोजीन में कन्वर्ट कर दे रहा है। प्रोटोऑन्कोजीन को ऑन्कोजीन में कन्वर्ट कर दे रहा है। इतना क्लियर है? कार्सिनोजन इज अ सब्सटेंस व्हिच कन्वर्टेड द प्रोटोऑन्कोजीन इनटू द ऑन्कोजीन। ऑन्कोजीन क्या है? ऑन्कोजीन इज बेसिकली कैंसरस जीन। ठीक है, इसी वजह से कैंसर हो जाता है। कैंसर की स्टडी को हम बोलते हैं ऑन्कोलॉजी। क्या बोलते हैं? ऑन्कोलॉजी। ठीक है, ऑन्कोलॉजिस्ट। ठीक है, और कैंसर के जो डॉक्टर होते हैं उसको ऑन्कोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? मैंने क्या बताया? कैंसर क्या है बेसिकली? कैंसर एक अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन है। अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, इसमें जो सेल होती है वो मरना भूल जाती है और कंटिन्यूसली डिवाइड करती रहती है। क्यों होता है ये डिवीजन? क्योंकि उस सेल के अंदर जो प्रोटोऑन्कोजीन था वो किसमें कन्वर्ट हो गया? ऑन्कोजीन में। किसने कन्वर्ट किया? कार्सिनोजन ने। कार्सिनोजन कुछ भी ऐसा सब्सटेंस जो प्रोटोऑन्कोजीन को ऑन्कोजीन में कन्वर्ट कर दे उसको हम कार्सिनोजन कहेंगे। या फिर ये बोल लीजिए कार्सिनोजन वो सब्सटेंस होते हैं जो कि कैंसर कॉज करते हैं। ये मतलब कि 3 तरह का हो सकता है। कार्सिनोजन 3 तरह का हो सकता है। कार्सिनोजन 3 तरह का हो सकता है। फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। ठीक है, फिजिकल में आ जाएगा वही आपके रेडिएशन, एक्सरेज, यूवी रेज, ये सारे फिजिकल है। केमिकल में आ जाएगा कोई केमिकल हो सकता है। ठीक है, किसी केमिकल की वजह से कैंसर हो जाए। बायोलॉजिकल में वायरस आ सकता है। कुछ वायरस भी होते हैं जो कैंसर कॉज कर देते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। कार्सिनोजन वो सब्सटेंस है जो कि कैंसर कॉज करता है। कार्सिनोजन वो सब्सटेंस है जो कैंसर कॉज करता है। ठीक है, फिजिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है और बायोलॉजिकल भी हो सकता है। इसे 3 क्लासिफिकेशन है, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। फिजिकल में एक्सरेज, रेडिएशन, ये सब आ जाते हैं। आपकी एक्स और एक्सरेज हमेशा कैंसर कॉज करते हैं, याद रखना ये चीज। केमिकल में कुछ भी हो सकता है, कोई भी केमिकल जो कि कैंसर कॉज करे उसको वो आएगा किसके अंडर में? ये केमिकल कार्सिनोजन के अंदर में। ठीक है, उसके बाद आपका आता है बायोलॉजिकल में कुछ वायरसेस होते हैं जो कि कैंसर कॉज कर देते हैं, तो ये भी याद रखना है आपको। ठीक, तो ये था आपका कैंसर। अब ध्यान से देखिए, आप खुद सोचिए, आज हम बात कर रहे हैं कि कैंसर में जनरली होता क्या है कि कैंसर की वजह से लोगों की मौत हो जाती है। हम दवाई क्यों नहीं बना पा रहे हैं? हम इसके ऊपर कोई मेडिसिन क्यों नहीं ला पा रहे हैं? आप खुद सोचिए, क्या कैंसर कोई दूसरा बंदा है? अगर अपने शरीर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो क्या सेल कोई दूसरा बंदा है? कोई बाहर से आया है? कोई नहीं।
सेल खुद का ही सेल है, कैंसरस सेल जो है खुद की सेल है, खुद के बॉडी में प्रेजेंट है। जाहिर सी बात है अगर उसके लिए आप टारगेट करोगे, उसके लिए कोई ड्रग को टारगेट करते हो, कोई दवाई देते हो उसको मारने के लिए, तो जाहिर सी बात है उसके बगल वाली सेल भी तो अपनी उसी की तरह है। जितनी भी सेल्स हैं कैंसरस सेल, उसी की तरह उसके बगल वाली भी सेल्स होंगी। तो जाहिर सी बात है वो जो दवाई आप दे रहे हैं तो उसको जब टारगेट करेगी वो, तो साथ ही साथ बगल वाले सेल को भी टारगेट करेगी। यही रीजन होता है कि कैंसर की जो दवाई है आज तक हम अच्छी नहीं ढूंढ पाए हैं या फिर बना नहीं पा रहे हैं। बना देखिए कैंसर की दवाई बन चुकी है, ऐसा नहीं कि कैंसर का इलाज नहीं है हमारे पास, कैंसर का इलाज है, लेकिन फर्क क्या है, जो कैंसर के जो ड्रग्स होते हैं उसके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, इसीलिए हर इंडिविजुअल को हम कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं दे पाते हैं। कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए पर्टिकुलर बॉडी टेस्ट होता है, पूरा चेकअप होता है। एज भी एक पैरामीटर जो देखा जाता है कि देखिए कीमोथेरेपी भी ज़्यादा बुजुर्ग लोग को नहीं चढ़ाया जाता। मान लीजिए किसी बुजुर्ग के अंदर वो हो गया, कैंसर हो गया, उनको कीमोथेरेपी नहीं दिया जाएगा। एज मैटर करता है, हर चीज़ मैटर करता है, उसमें बहुत सारे पैरामीटर होते हैं दवाई देने के लिए। आपका हेल्थ कैसा है, आपका सीबीसी कैसा है, सारी चीज़ देखा जाता है, फिर उसके बाद इसका ट्रीटमेंट दिया जाता है, क्योंकि साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। आप देखते हैं जैसे कैंसर की दवाई चलती है तो इंसान के हेयर लॉस आने लग जाते हैं, ठीक है, ये कीमोथेरेपी का साइड इफेक्ट है। कीमोथेरेपी हुआ कि बाल झड़ना स्टार्ट हो गए, ठीक। तो ऐसे बहुत सारे, और जनरली क्या होता है, ज़्यादातर जो मेन जो एडीआर जो है कैंसर ट्रीटमेंट का, वो है हेयर लॉस और अनीमिया। हेयर लॉस और अनीमिया बहुत देखने को मिलता है, ठीक। तो अभी तक मैंने क्या क्या बता दिया, अभी तक मैंने ये बताया आपको कि कैंसर बेसिकली क्या है, एक अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन है, ठीक है। कैंसर में होता क्या है, कैंसर में जो सेल है वो मरना भूल जाती है, सेल जो है मरना भूल जाती है और कंटिन्यूसली डिवाइड करती रहती है। और ये होता क्यों है, क्योंकि कुछ केमिकल्स या कुछ सब्सटेंस आते हैं जो कि प्रोटो ऑन्कोजीन को ऑन्कोजीन में कन्वर्ट कर देते हैं। उस सब्सटेंस का नाम है कार्सिनोजन। कार्सिनोजन वो सब्सटेंस जो कि कैंसर कॉज करते हैं उसको हम कार्सिनोजन बोलते हैं। 3 टाइप के होते हैं, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अब देखिए क्या होता है, नॉर्मल सेल की बात कर रहा हूं मैं। नॉर्मल सेल, नॉर्मल सेल मान लीजिए एक सेल यहां पे है, एक सेल यहां पे है, ठीक है, और दूसरी सेल यहां पे है, दूसरी सेल यहां पे है। ये मान लीजिए सेल डिवाइड की, 2 सेल बन गई, ठीक है, फिर डिवाइड करके 3 सेल, फिर डिवाइड करके 4 सेल। जैसे ही 4 सेल बनी, जैसे ही 4 सेल बनी, ये सेल टच में आ गए, ये दोनों सेल टच में आ गए। जैसे ही सेल टच में आए वैसे ही सेल ने अपना डिवीजन रोक दिया, वैसे ही सेल ने अपना डिवीजन रोक दिया। क्यों भाई, गैप खत्म हो गया ना, गैप खत्म हो गया, तो सेल ने अपना डिवीजन रोक दिया। इसको हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम लोग कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, ठीक है। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का मतलब कि जब भी कोई सेल डिवाइड करने के बाद दूसरे सेल के टच में आए, वो अपना सेल डिवीजन रोक दे, तो उसको हम बोलेंगे कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, ठीक है। बट कैंसरस सेल के साथ क्या प्रॉब्लम है, कैंसरस सेल के अंदर ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन वाली प्रॉपर्टी नहीं होती है। याद रखिएगा, अगर मान लीजिए कैंसरस सेल की बात करें हम लोग, कैंसरस सेल की बात करें, कैंसरस सेल की बात करें अगर हम लोग, तो उसके अंदर क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये सेल है और ये दूसरी सेल, ये सेल डिवाइड की, डिवाइड की, डिवाइड की, टच में आ गई, फिर भी डिवाइड कर रही है, 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 ऐसे ऐसे करते जाएगी डिवाइड, ठीक। यानी कि उसके अंदर कॉन्टैक्ट इनहिबिशन वाली जो प्रॉपर्टी है वो खत्म हो चुकी है। किसके किसके अंदर, कैंसरस सेल के अंदर। और डिवाइड करते जा रही है, करते जा रही है, और करने की वजह से एक थक्का बन गया सेल का, एक मतलब कि मास बन गया सेल का। ये जो थक्का है, जो मास है जो सेल का, इसको हम बोलेंगे ट्यूमर। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ट्यूमर, इसको हम क्या बोलेंगे, ट्यूमर बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, ट्यूमर बोलेंगे। बोलिए बेटा, समझ आ गई यहाँ तक, ठीक है। मैंने अभी तक क्या बताया, जो नॉर्मल सेल्स होती हैं, जो नॉर्मल सेल्स होती हैं वो कंटिन्यूसली डिवाइड करती है, लेकिन जैसे ही वो किसी सेल के टच में आई, वैसे उन्होंने सेल डिवीजन अपना रोक दिया, वैसे ही अपना सेल डिवीजन रोक दिया। जैसे ही सेल डिवीजन रुका, ठीक है,
ये जो प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। क्या बोलेंगे? कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। लेकिन कैंसरस सेल के अंदर क्या होता है कि वो सेल डिवाइड करती रहेगी करती रहेगी करती रहेगी। अगर किसी सेल के टच में आ भी गई तो घंटा फर्क नहीं पड़ता उसको, वो तब भी डिवाइड करते रहेगी करते रहेगी करते रहेगी करते रहेगी, और करके एक बिल्कुल थक्का बना लेगी, एक मास बना लेगी सेल का, और उसी जो थक्का है, जो सेल का जो मास है, उसको हम बोलते हैं ट्यूमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्यूमर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? ट्यूमर बोलते हैं। अब देखिए, अब क्या है, अब ये जो ट्यूमर है, ये जो ट्यूमर है, ये दो तरह के ट्यूमर बनते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग बिनेग्नाइन ट्यूमर, बिनेग्नाइन ट्यूमर, और दूसरे को बोलते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर। ठीक है, बिनेग्नाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर, क्या फर्क है दोनों में? बिनेग्नाइन ट्यूमर जो है वो अपने लोकेशन पे कन्फाइंड रहता है, जहां पे ट्यूमर हुआ वहीं पे रहेगा, वो फैलेगा नहीं, है ना। मान लीजिए जैसे मान लीजिए स्किन पे किसी को ट्यूमर हुआ, यहाँ पे स्किन कैंसर हुआ, उसको ट्यूमर हो गया, उसको मतलब सेल्स का ग्रुप बन गया, अब वो वहीं रहेगा, वो फैलेगा नहीं कहीं पे। बिनेग्नाइन ट्यूमर जल्दी फैलता नहीं, वहीं रहेगा। यानी कि लिख सकता हूं दे कन्फाइंड एट ओरिजिनल लोकेशन, दे कन्फाइंड एट ओरिजिनल लोकेशन। ठीक है, वो अपने ओरिजिनल लोकेशन में प्रेजेंट रहेंगे। ठीक, लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है ये एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक फैलते रहते हैं, और जो फैलने वाली जो प्रॉपर्टी होती है, स्प्रेडिंग की जो प्रॉपर्टी है, उसको बोलते हैं मेटास्टेसिस, मेटास्टेसिस। ठीक है, दे डू नॉट कन्फाइंड एट देयर ओरिजिनल लोकेशन, दे डू नॉट कन्फाइंड, they do not confined at their original location। ठीक है, ओरिजिनल लोकेशन। इतना क्लियर है? कितना क्लियर है? दे डू नॉट कन्फाइंड एट देयर ओरिजिनल लोकेशन। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। और ये फैलते रहते हैं, फैलते रहते हैं, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन ब्लड के थ्रू फैलते रहते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो फैलना होता है, जैसे मेटालॉजी नहीं होता, हम जैसे मान लीजिए पहले स्किन पे था, थोड़ी देर के बाद वो चेस्ट तक पहुंच गया, लिवर तक पहुंच गया, यानी फैल रहा है वो। जैसे जैसे फैलता है वैसे वैसे स्टेज बनता है, वैसे वैसे स्टेज बनता है। जब यही फैल के बोन तक चला जाए, बोन मैरो तक चला जाए, तो उसको बोलते हैं फोर्थ स्टेज। मैंने मान लीजिए पहले कुछ ऑर्गन तक गया, कुछ ऑर्गन को इफेक्ट किया, फर्स्ट स्टेज, फिर और ज़्यादा ऑर्गन को किया, सेकंड स्टेज, फिर थर्ड स्टेज, लास्ट में फोर्थ स्टेज आता है, फिर उसके बाद तो इंसानी खुद एक स्टेज बन जाता है ना, यही होता है। तो ये मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है ये फैलता है, जहाँ जहाँ फैलते जाता है, जहाँ जहाँ ये फैलता है, जहाँ जहाँ टच होता है, वहाँ पे एक ट्यूमर इंड्यूस हो जाता है। और जहाँ जहाँ ट्यूमर इंड्यूस होता है, जितना ज़्यादा ट्यूमर इंड्यूस होता जाएगा, वैसे वैसे स्टेज बढ़ता जाएगा, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, फोर्थ स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, ऐसे। ठीक, मैंने क्या बताया अभी मैंने क्या बताया, एक बार थोड़ा सा कंसाइज करता हूँ। मैंने ये बताया जो नॉर्मल सेल्स होती हैं उनके पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं हम लोग कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। क्या बोलते हैं? कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। ठीक है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का मतलब ये होता है कि जो सेल डिवाइड कर रही है, जो सेल डिवाइड कर रही है, अगर वो किसी सेल के टच में आ जाए, अगर वो सेल के किसी के टच में आ जाए, तो वैसे अपना डिवीजन रोक देगी, दैट इज अ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। लेकिन कैंसरस सेल के पास ये प्रॉपर्टी नहीं होती, वो टच में आने के बाद भी कंटिन्यूसली डिवाइड करती जाती है और एक सेल का थक्का बना लेती है, एक सेल का मास बना लेती है, जिसको हम बोलते हैं ट्यूमर। ट्यूमर दो तरह के होते हैं, अगर वो ट्यूमर एक जगह पे कन्फाइंड है, एक जगह पे ही स्थिर है, उसको हम बोलेंगे बिनेग्नाइन ट्यूमर। अगर वो ट्यूमर पूरे शरीर में फैल रहा है तो उसको बोलेंगे मैलिग्नेंट ट्यूमर। अब आप खुद सोचिए कौन सा खतरनाक होगा, बिनेग्नाइन या मैलिग्नेंट? ऑब्वियस सी बात है मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में जाके ट्यूमर इंड्यूस कर दे रहा है, लेकिन बिनेग्नाइन कन्फाइंड है। इसीलिए इस ट्यूमर के बिहाफ पे ही दो तरह के कैंसर होते हैं, बिनेग्नाइन कैंसर और मैलिग्नेंट कैंसर। बिनेग्नाइन कैंसर ट्रीटेबल है, अगर पता लग जाए किसी को बिनेग्नाइन कैंसर है तो डॉक्टर क्या करेगा, उसको ऑपरेट करके निकाल देगा, उस पर्टिकुलर जगह को ऑपरेट करके निकाल देगा, कट कर देगा, निकाल देगा। लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर ये फैल रहा है, कहाँ कहाँ कट करेगा, कहाँ कहाँ ऑपरेशन करेगा डॉक्टर? इसीलिए बिनेग्नाइन जो ट्यूमर है वो ट्रीटेबल होता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर ट्रीटेबल नहीं होता है। हाँ, ये डिपेंड करता है स्टेज के ऊपर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, हो जाता है, लेकिन स्टेज पे डिपेंड करता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? इतना आ गया समझ में? बिनेग्नाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर, बिनेग्नाइन कैंसर और मैलिग्नेंट कैंसर क्या फर्क है? बिनेग्नाइन कैंसर
ट्रीटेबल है और मैलिग्नेंट कैंसर ट्रीटेबल नहीं होता, डिपेंडिंग अपॉन देयर स्टेज। चलिए ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। चलिए मैंने क्या क्या बता दिया, फटाफट कंसाइज कर देता हूँ। कैंसर क्या है? बेसिकली कैंसर एक अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन है। अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन में कौन सा सेल डिवीजन? माइटोसिस। ठीक है। ऐसे सब्सटेंस जो कैंसर कॉज करे उसको कार्सिनोजेंस बोलते हैं। कार्सिनोजन 3 तरह के होते हैं, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। फिजिकल में आपका रेडिएशन आ जाएगा, एक्सरेज, गामा रेज, ये सारे फिजिकल आपके कार्सिनोजेंस है। केमिकल में आपका केमिकल आ जाएगा, बायोलॉजिकल में आपका वायरस आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद मैंने बताया कैंसर क्यों होता है। कैंसर हमारे डीएनए में एक जीन होता है जिसका नाम है प्रोटोऑन्कोजीन। प्रोटोऑन्कोजीन ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाता है, करता कौन है? कार्सिनोजन। ठीक है। कार्सिनोजन क्या करता है? प्रोटोऑन्कोजीन को ऑन्कोजीन में कन्वर्ट कर देता है, इसी की वजह से कैंसर होता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। मैंने बताया कि जो नॉर्मल सेल्स होती है उनके पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि मान लीजिए कोई सेल डिवाइड कर रहा है, जैसे दूसरे के सेल के टच में आ गए वैसे उसने अपना डिवीजन रोक दिया, डेट्स अ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। लेकिन कैंसरस सेल जो है उनके पास कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी नहीं होती है, वो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन को शो नहीं करते हैं, वो अपना कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं और करने के बाद एक मास ऑफ सेल बनाते हैं जिसको हम ट्यूमर बोलते हैं। वही ट्यूमर 2 टाइप का होता है, उसी टाइप के बिहाफ पे ही 2 तरह के कैंसर होते हैं, मैलिग्नेंट कैंसर और बिनेग्नाइन कैंसर। बिनेग्नाइन कैंसर यानी कि उसमें बिनेग्नाइन ट्यूमर है। बिनेग्नाइन ट्यूमर का मतलब ऐसा ट्यूमर जो अपने ओरिजिनल लोकेशन में कन्फाइंड है, उसको हम क्या बोलेंगे? बिनेग्नाइन ट्यूमर बोलेंगे। मैलिग्नेंट ट्यूमर वो ट्यूमर होता है जो कि मेटास्टेसिस की प्रॉपर्टी को शो करता है, यानी कि एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक वो मूव करता रहता है। ठीक है। और इसके मूवमेंट की वजह से या मेटास्टेसिस प्रॉपर्टी की वजह से ही कैंसर के स्टेज बनते हैं। तो देखिए एनसीईआरटी क्या कहता है? कैंसर इज वन ऑफ द मोस्ट ड्रेडेड डिजीज ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड इज अ मेजर कॉज ऑफ डेथ ऑल ओवर द ग्लोब। मोर देन मिलियन इंडियन सफर फ्रॉम कैंसर एंड लार्ज नंबर ऑफ देम डाई फ्रॉम इट्स एनुअली। कह रहा है कि एक दर्दनाक बीमारी है जिसमें इंडिया में ही देखा जाए तो हर साल बहुत लोग की डेथ होती है। और इससे आप, हाँ ये तो सच्चाई है कि इंडिया में भी कैंसर बहुत तगड़े स्तर पर फैला हुआ है ना। आप चले जाइए एम्स के बाहर, एम्स में जो ऑंको डिपार्टमेंट जो है उसमें देख लीजिए कि कैंसरस पेशेंट के पास बेड नहीं है, वो ज़मीन पे लेटे हुए हैं। और इतना अजीब लगता है जाने के बाद कि अगर एक पेशेंट की डेथ हुई उसके बाद दूसरा पेशेंट निकल रहा है, ऐसे ऐसे लाशें निकलती हैं लगातार। अगर कभी आप ऑंको डिपार्टमेंट में जाएँ तो देखिएगा कि जो कैंसरस पेशेंट है उनके पास बेड नहीं है। इतनी मतलब कि एम्स में इतना मतलब रश है वहाँ पे। और एक लाश निकलती है, फिर उसके साथ उसके जितने फैमिली मेंबर रोते हुए निकलेंगे, फिर उसके साथ दूसरी लाश निकलेगी, फिर वो रोते हुए निकलेंगे, ऐसे चलता रहता है। जीवन का सत्य वहीं जाके पता लगता है, कुछ नहीं रखा इन दुनिया में, है ना। इसीलिए बायोलॉजी पढ़ो शांति से और सो जाओ खा पी के। ठीक है। तो कैंसर है मैंने बता दिया कि ठीक है, वही सब लिखा है। द मैकेनिज्म अंडरलाई डेवलपमेंट ऑफ कैंसर और ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल इस ट्रीटमेंट एंड कंट्रोल हैज बीन सम ऑफ द मोस्ट इंटेंस एरिया रिसर्च इन बायोलॉजी एंड मेडिसिन। कह रहा है कि इसका जो ट्रीटमेंट है वो अभी भी रिसर्च का हिस्सा ही माना गया है। ठीक है। एक मिनट आगे। इन आवर बॉडी द सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन इज हाईली कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड। कह रहा हमारे बॉडी में जो सेल का डिवीजन है और डिफरेंशिएशन है ये बहुत ही एक कोऑर्डिनेटेड वे में है, मतलब कंट्रोल्ड है, इसको कंट्रोल किया जा रहा है। ठीक है कि ये पर्टिकुलर सेल इतने दिन डिवाइड करेगी फिर उसके बाद डेथ हो जाएगी। लेकिन इन कैंसरस सेल देयर इज अ ब्रेकडाउन ऑफ दिस रेगुलेटरी मैकेनिज्म। कैंसर सेल के अंदर क्या होता है, यही मैकेनिज्म जो है, ये जो कंट्रोलेबल जो सिस्टम है उसी का ब्रेकडाउन हो जाता है। नॉर्मल सेल शो प्रॉपर्टी इट इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन by virtue of which contact with other cell inhibit their uncontrolled growth। कह रहा है कि जब भी वही मतलब कि जैसे टच में आई वैसे अपना डिवीजन रोक दिया। कैंसरस सेल्स अपीयर टू हैव लॉस्ट दिस प्रॉपर्टी। ठीक है, कोई बात नहीं। As a result of this, cancerous cell just continue to divide and giving rise a masses of cell called tumor. There are 2 type of tumor, benign tumor and malignant tumor. Benign tumor normally remain confined at their original location and do not spread to other part of the body and cause little damage. The malignant tumor on the other hand, the mass of proliferating का मतलब होता है फैलना, proliferating cells are called neoplastic या tumor.
These cells grow very rapidly, invading and damaging the surrounding normal tissue. As the cell actively divide and grow, the also starve the normal cell by competing with vital nutrients. Cell slugs from such tumor reach a distant site through the blood. Wherever they get logged in body, they start new tumor. This property is called metastasis and most feared property of the malignant tumor. कह रहा है क्या कह रहा है कि ये जो मेलिग्नेंट ट्यूमर है इसकी जो सेल्स है कंटिन्यूसली डिवाइड करती रहती है। इसकी वजह से क्या होता है, जो नॉर्मल सेल्स होती हैं, जो बगल वाली जो सेल्स हैं, उनको खाना सही से नहीं मिल पाता। क्यों? अरे आप खुद सोचिए, एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए आपके घर में किसी घर को नोटिस कीजिएगा कि अगर दो बच्चे हैं ना किसी के, तो एक बच्चा अगर एक्टिव है, बहुत ज़्यादा खाने पीने में भी एक्टिव है, घूम फिर रहा है, उसका शरीर देखिएगा, और एक जो स्लो है उसका शरीर देखिएगा। जो नहीं होता एक इंसान जो मतलब कि उसके बहुत एनर्जी है, खा मार के भी खा ले रहा है, कुछ भी है पहले झपट के खा लिया, उस लड़के को नोटिस कीजिएगा, उसका शरीर हमेशा अच्छा खासा मिलेगा आपको। और एक लड़का होगा पिलपिला सा, उसे हर चीज़ में करना है, खाना भी आया तब भी नहीं खाएगा वो, उसका शरीर देखिए वो पिलपिला सा रह जाएगा। लेकिन जो मतलब कि नहीं होता कि जो बिल्कुल एक्टिव है, उसको भूख भी लग रहा है, खेल भी रहा है, कूद रहा है, जाहिर सी बात उसका मेटाबॉलिज्म बहुत हाई है, तो खाना भी मार छीन के खा लेगा और उसका शरीर भी बहुत अच्छा रहेगा। एग्जैक्टली यही मैकेनिज्म है। ये जो कैंसरस सेल है उसको कंटिन्यूसली डिवाइड कर रही है, जाहिर सी बात है उसको न्यूट्रिएंट ज़्यादा चाहिए, और उस न्यूट्रिएंट जो ज़्यादा चाहिए उसकी वजह से क्या होगा, जो नॉर्मल सेल्स हैं उनको सही से न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाएगा। यही रीज़न है, वो भूखी मर जाएंगे बेचारी। लेकिन ये कैंसर सेल को तो भाई चाहिए क्योंकि डिवाइड कर रही है, जाहिर सी बात है डिवीजन के लिए एनर्जी चाहिए होता है ना, यही लिखा है। और उसके बाद क्या बोला है कि जो मेलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है उसकी खास प्रॉपर्टी क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है, जिसको मेटास्टेसिस बोलते हैं। जिस ऑर्गन पे जाके टच करती है, जिस ऑर्गन पे जाके टच करती है उसी ऑर्गन में कैंसर या ट्यूमर इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, ये खतरनाक है और इसी की वजह से स्टेज बनते हैं। कॉजेज ऑफ कैंसर मैंने बता दी, कार्सिनोजेंस क्या है, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल सेल इनटू द कैंसरस सेल या न्यूप्लास्टिक सेल मे बी इंड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट, दीज एजेंट कॉल्ड कार्सिनोजेंस। फिजिकल में क्या आता है, आयनाइजिंग रेडिएशन लाइक एक्सरेज एंड गामा रेज एंड नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन लाइक यूवी। ठीक है, ये याद रखिएगा थोड़ा सा, आयनाइजिंग रेडिएशन लाइक एक्सरे और गामा रेज, और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन लाइक यूवी causes DNA damage leading to neoplastic transformation. The chemical carcinogen present in tobacco smoke have been identified as a major causes of lung cancer. अच्छा याद रखें, इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा फीमेल के अंदर जो कैंसर पाया जाता है वो है सर्विक्स कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर। फीमेल के अंदर ब्रेस्ट और सर्विक्स कैंसर ज़्यादा मिलता है, और मेल के अंदर माउथ कैंसर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। फीमेल में सर्विक्स और ब्रेस्ट कैंसर, और मेल के अंदर माउथ कैंसर। याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि मेल के अंदर कौन सा कैंसर ज़्यादा देखने को मिलता है। आगे देखते हैं, द केमिकल कार्सिनोजन प्रेजेंट इन टोबैको स्मोक हैव बीन आइडेंटिफाइड एज अ मेजर कॉजेज ऑफ लंग कैंसर। कैंसर कॉजिंग वायरसेस कॉल्ड ऑन्कोजेनिक वायरसेस, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका एक बायोटेक्नोलॉजी में क्वेश्चन आएगा ऑन्कोजेनिक वायरसेस पे, तो उस टाइम हम देखेंगे। अभी के लिए याद रखिए, ऑन्कोजेनिक वायरस वो वायरस होते हैं जो कि कैंसर कॉज करते हैं। ठीक है, have a gene called viral oncogenes. Furthermore, several gene are called cellular oncogene. ठीक है, cellular oncogene और प्रोटो ऑन्कोजीन। ये मैंने बता दिया आपको कि प्रोटो ऑन्कोजीन क्या होता है। बेसिकली कैंसर के जो जीन होते हैं उसको प्रोटो ऑन्कोजीन बोलते हैं, कैंसर के जीन को ऑन्कोजीन बोलते हैं। वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है आपके बॉडी के अंदर, और उस इनएक्टिव फॉर्म को बोलते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन। ठीक, when activated under the certain condition could lead to the oncogenic transformation of cell। कह रहा है कि अगर ये एक्टिवेट हो गए तो क्या होगा, ये जो प्रोटो ऑन्कोजीन में जैसे ही कन्वर्ट होगा वैसे ही कैंसर इंड्यूस हो जाएगा। कैंसर इंड्यूस इन द सेंस कि सेल कंटिन्यूसली डिवाइड करेगी, कॉन्टेक्ट इनिबिशन की प्रॉपर्टी लॉस कर देगी, और उसके बाद ट्यूमर बनेगा। अगर वो ट्यूमर एक जगह पे कन्फाइंड है तो बिनेग्नाइन ट्यूमर, और अगर वो ट्यूमर फैल रहा है तो मैलिग्नेंट ट्यूमर। चलिए आगे देखते हैं, कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस। कैंसर को डिटेक्ट कैसे करें और डायग्नोस कैसे करें, डायग्नोस इन द टेस्ट कैसे कराएं उसके। अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर इज इसेंशियल एज इट अलाउ द डिजीज टू बी ट्रीटेड सक्सेसफुली। कह रहा है कि अर्ली डायग्नोसिस होना चाहिए। अर्ली मतलब कि आइडेंटिफिकेशन में पहले ही पता लग जाना चाहिए, लेकिन दिक्कत क्या है इस बीमारी में, पहले पता नहीं लगता है, पहले पता नहीं लगता। कितने ऐसे लोग हैं इंडिया में जो रेगुलर चेकअप कराते हैं, नहीं कराते, और पहला तो सिम्टम्स भी नहीं आएगा ना कुछ दिन तक, तो पहले तो कुछ दिन सिम्टम्स ही नहीं आता है, सिम्टम्स तो आता है थर्ड स्टेज पे जाके। अगर मान लीजिए किसी को कैंसर हुआ है तो उसको सिम्टम्स आएगा थर्ड स्टेज पे जाके,
पहले तो नॉर्मल ही लगेगा। और इंडिया में खास बात है कि लोग ना ही हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं। अगर मान लीजिए किसी ने हेल्थ इंश्योरेंस करा लिया 4-5 हज़ार में, अगर हेल्थ इंश्योरेंस करा लिया और उसको उस साल बीमारी नहीं निकली, है ना, तो कोसेगा कंपनी वाले को, बताओ हमारे 4,000-5,000 बेकार चले गए, हमारा हेल्थ इंश्योरेंस 4,000-5,000 डूब गया पैसा। क्यों डूब गया भाई? क्योंकि हम बीमार नहीं पड़े। कितनी मेंटेलिटी है हमारे इंडिया के लोगों की कि अगर हम बीमार नहीं पड़े तो वो हमारा पैसा डूब गया। यानी कि वो सोचते थे कि हम बीमार पड़ जाएं, है ना, कि हमारे 4,000-5,000 पैसे वसूल हो जाए, और ज़्यादा लगे तो वसूल हो जाए। ठीक है, तो ऐसा होता है कि लोग इंडिया के अंदर नॉर्मल चेकअप नहीं कराते, जिसकी वजह से सबसे बड़ा हर्जाना यही होता है कि उनको ऐसी बीमारी लग भी जाती है तो पता नहीं लगता। और आप देख रहे हैं कि जितने हॉस्पिटल्स के बाहर जितने लोग कैंसर पेशेंट पड़े हैं, जिनको बेड नहीं मिल रहा है, अच्छी मतलब हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट नहीं करा पा रहे, क्या रीज़न है? रीज़न यही है, ना उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस कराया, ना प्रॉपर हेल्थ चेकअप कराया। हेल्थ के ऊपर खर्च नहीं करना, हेल्थ के ऊपर लोगों को ऐसा खर्च नहीं करना। लोग एजुकेशन में खर्च कर रहे हैं, खाने पीने में खर्च कर रहे हैं, घूमने फिरने में खर्च कर रहे हैं, लेकिन हेल्थ के ऊपर खर्च नहीं कर रहे हैं। याद रखिए, आज के टाइम पे सबसे बड़ी जो चीज़ है, आपका जो धन दौलत है, वो आपका हेल्थ है। अगर आपका हेल्थ अच्छा है तो आपके पास पैसे की कमी भी है ना, तब भी आप लाइफ एंजॉय कर लेंगे। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो लाख पैसा हो जाए, आप उस मोमेंट को, उस चीज़ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। आप करोड़ों कमा रहे हैं, लेकिन डॉक्टर ने मना किया है कि आप बाहर का कुछ नहीं खा सकते, क्या फ़ायदा करोड़ों कमाने का? तो हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हेल्थ अगर अच्छा रहा तभी आप इंजॉय कर पाएंगे, नहीं तो सारा पैसा बेकार है। ठीक, तो यही है हमारे इंडिया की जो सबसे बड़ी मेंटेलिटी, हेल्थ ना हेल्थ इंश्योरेंस कराएंगे, ना रेगुलर चेकअप। इसकी वजह से ये बीमारी होती है। अगर बीमारी हो गई तो फिर तो रोना ही है, क्योंकि कैंसर का जो ट्रीटमेंट है इतना सस्ता तो होता नहीं है। किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे, नॉर्मल अच्छे हॉस्पिटल में जाएंगे तो पर डे का जो बेड चार्ज है वो 3 से 4 हज़ार का है। आपको क्या लगता है मिडिल क्लास फैमिली अफोर्डेबल है इन सब चीज़ों के लिए? कभी नहीं हो सकते। कितना भी कोई मिडिल क्लास, कोई अपर मिडिल क्लास भी होगा ना, तब भी वो अफोर्डेबल नहीं कर सकता ये बीमारी को। ठीक है, ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि रेगुलर चेकअप होना चाहिए, हर इंडिविजुअल का होना चाहिए। कम से कम 4 या 6 महीने पे आप अपना पूरा बॉडी चेकअप कराएं। और ज़्यादा महंगा नहीं आता, आजकल तो बहुत ऑफर आते हैं, 250-300, मतलब कि 250-300 नहीं, 800-900-1000 तक में बॉडी चेकअप हो जाता है। उसी टाइम अगर कुछ डिटेक्ट होता है तो आगे फर्दर चेकअप करा लीजिए एक बार। कहने का मतलब ये है। तो कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस, अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर इज एसेंशियल एज इट अलाउ द डिजीज टू बी ट्रीटेड सक्सेसफुली इन मेनी केसेस। कैंसर डिटेक्शन इज बेस्ड ऑन द बायोप्सी, histopathological studies of tissue and blood bone marrow test increases the cell count in case of leukemia। कह रहा है कि इसमें जो टेस्ट कराते हैं जनरली, उसमें इंक्लूडेड क्या है? बायोप्सी और हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज। बायोप्सी का मतलब कि पर्टिकुलर ऑर्गन को निकालेंगे, उसकी टेस्ट करेंगे। हिस्टोपैथोलॉजिकल टिश्यू स्टडी का मतलब होता है कि टिश्यू की स्टडी करना। और क्या कराते हैं? और बोन मैरो टेस्ट भी कराते हैं, जिससे सेल काउंट पता लग जाता है। इन केस ऑफ ल्यूकेमिया बोलते हैं ब्लड कैंसर को। इन बायोप्सी पीस ऑफ सस्पेक्टेड टिश्यू कट इन द थिन सेक्शन इज स्टेन्ड एंड एग्जामिन्ड अंडर द माइक्रोस्कोप। ठीक है, बाय टेक्निक लाइक रेडियोग्राफी, एक्सरेज, सिटी स्कैन, एमआरआई, रेजोनेंस, ठीक है, एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग आर वेरी यूजफुल डिटेक्ट कैंसर ऑफ द इंटरनल ऑर्गन। कह रहा है ये जो टेक्निक्स हैं इनसे भी इंटरनल ऑर्गन में जो कैंसर हो उसका भी डिटेक्शन हो जाता है। फिर उसके बाद कंप्यूटेड टोमोग्राफी यूजेज एक्सरे टू जनरेट 3 डायमेंशनल इमेज ऑफ द इंटरनल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एमआरआई यूजेज स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉन आइजिंग रेडिएशन टू एक्यूरेटली डिटेक्ट द पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन द लिविंग टिश्यू। इन सब जो टेक्निक्स हैं इनसे पता लग जाता है। एंटीबॉडी अगेंस्ट द कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन आल्सो यूज्ड टू डिटेक्शन। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, एंटीबॉडी का भी यूज करते हैं डिटेक्शन के लिए, कैंसर के डिटेक्शन के लिए। कहने का मतलब क्या है कि जितने ये एमआरआई, सिटी स्कैन, उसके बाद ये क्या बोलते हैं एंटीबॉडी, इन सब चीज़ों से हम कैंसर का डिटेक्शन करते हैं। और क्या है? बायोप्सी है, साथ ही साथ हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज है, इनका भी हम यूज करते हैं। ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा। आगे देखिए, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में वही है आपका कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, यही होता है कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी। साथ ही साथ एक इंटरफेरॉन थेरेपी पे आजकल रिसर्च चल रहा है। इंटरफेरॉन क्या होता है बताया है ना मैंने, क्या होता है इंटरफेरॉन? आप लोग बताइए कमेंट करके क्या होता है इंटरफेरॉन। ठीक है, क्या लिखा? द कॉमन अप्रोच फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर आर सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी। इन रेडिएशन थेरेपी ट्यूमर सेल्स आर
irradiated lethally, taking proper care of the normal tissue surrounding the tumor masses. Several chemotherapeutic drugs are used to kill cancerous cell. Some of these are specific or particular tumor. Majority of drug have side effects like hair loss, anemia, etc. Most cancer are treated combination of surgery and radiotherapy and chemotherapy. Tumor cell has been shown to avoid the detection and destruction by immune system. Therefore, the patient are given substance called biological response modifier such as alpha interferon which activate the immune system and help by destroying the tumor. देखिए क्या कह रहे हैं कि जो ट्रीटमेंट बताया इसने बताया इम्यूनोथेरेपी, केमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी, इनसे ज़्यादातर कैंसर को ट्रीट किया जाता है और सर्जरी भी किया जाता है. साथ ही साथ ये बताया कि इनके साइड इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा होते हैं जैसे कि हेयर लॉस और अनीमिया. एक चीज़ था, हाँ, क्या होता है कि जो रेडिएशन थेरेपी में हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर ट्यूमर को टारगेट करते हैं और नॉर्मल सेल को उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं करते हैं और पर्टिकुलर टारगेट पे ही रेडिएशन को हिट करते हैं जिससे वो डैमेज हो जाती है सेल, वो सेल मर जाती है. ठीक, लेकिन ये भी किसके लिए है, बिनेग्नाइन के लिए. बिनेग्नाइन में भी पर्टिकुलर चीज़ होगा कि बिनेग्नाइन कैंसर को टारगेट कर लिया, या मैलिग्नेंट में पता लगे कि इसी ऑर्गन तक में फैला है तो उसी ऑर्गन को टारगेट करके रेडिएशन थेरेपी देंगे, है ना. कहने का मतलब ये है कि ट्रीटमेंट में ये चीज़ इन्वॉल्व होता है. ठीक, तो ये था आपका कैंसर के बारे में. तो आई होप आपको कैंसर समझ आ गया होगा, इजी लगा होगा. ठीक है, कैंसर इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है. तो आज के लिए इतना ही रखते हैं. लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा आप लोग. ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय.